हेलो एवरीवन, आप सभी का ट्रेडर चैनल पर स्वागत है। मैं हूं मेहुल और आज अपन स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे। स्टॉक मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे। स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। स्टॉक मार्केट को सब्जी मार्केट या सब्जी मंडी के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट तो ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, अगर आप बिगिनर हैं या आप स्टॉक मार्केट में काम कर भी रहे हैं, तो भी ये वीडियो आपके बहुत काम आ सकती है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप इन पर देख सकते हो, एक तरफ है सब्जी मार्केट और दूसरी तरफ है स्टॉक मार्केट। तो जो सब्जी मंडी के जो एसेट होते हैं, सब्जी मार्केट बेसिकली क्या होता है, जहाँ पर फार्मर, होलसेलर, रिटेलर वगैरह सब अपना माल कोई लेके जाता है या कोई बेच के जाता है। तो एक तरफ है सब्जी मार्केट और दूसरी तरफ है स्टॉक मार्केट। सब्जी मार्केट के जो एसेट्स होते हैं उसके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्रॉप्स वगैरह, जिस पर इनका बिजनेस चलता है, जिस पे ये पैसे कमाते हैं। एग्जांपल एप्पल, मैंगो, भिंडी एक्सेट्रा, कई सारी क्रॉप्स वगैरह, वो सारी इनकी एसेट्स होती हैं। बिना फ्रूट्स, वेजिटेबल, क्रॉप्स के सब्जी मार्केट रन नहीं कर सकती या इनका बिजनेस चलना मुश्किल है। दूसरी तरफ है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के जो मेन एसेट्स होते हैं वो होती है कंपनीज़, जिसके कारण इनका बिजनेस चलता है। स्टॉक मार्केट रन करता हुआ कंपनीज के कारण। कंपनीज कौन सी? प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो सेबी के थ्रू रजिस्टर्ड हैं, वो सारी स्टॉक मार्केट की एसेट्स हैं। बिना कंपनीज के स्टॉक मार्केट नहीं चल सकता। ये सारी SBI, TCS, इन्फोसिस, रिलायंस, जितनी भी कंपनियां जो स्टॉक मार्केट रजिस्टर्स हैं, उनके थ्रू स्टॉक मार्केट चलता है। बिना कंपनीज के स्टॉक मार्केट रन नहीं कर सकता। सेकेंड पॉइंट है प्राइस डिपेंड। फ्रूट्स, वेजिटेबल, क्रॉप्स की जो प्राइस होती है और स्टॉक मार्केट की प्राइस किस पर डिपेंड करती है, उस पर हम बात करते हैं। तो जहाँ अगर अपन यहाँ की बात करें सब्जी मार्केट में, तो जो सब्जी मार्केट के जो क्रॉप्स की, फ्रूट्स, वेजिटेबल की प्राइस डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि फार्मर ने अपना लैंड में कितना इन्वेस्टमेंट किया है। इन्वेस्टमेंट से क्रॉप्स में कितना इन्वेस्टमेंट किया है, पेस्टिसाइड में इन्वेस्टमेंट कितना किया है, बिजली, लेबर, उस पर डिपेंड करती है। उनकी प्राइस डिपेंड करती है क्लाइमेट कंडीशन पर डिपेंड करती है। पूरे साल भर में क्लाइमेट कंडीशन कैसा रहा, उसका क्रॉप्स पे क्या असर हुआ, प्रोडक्शन वगैरह कैसा रहा, इकोनॉमिकल एक्सपेंस। फार्मर के केस में फ्रूट्स, वेजिटेबल, क्रॉप्स की प्राइस में 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। डिमांड भी बराबर और पैदावार भी बराबर है, तो उस हिसाब से बढ़िया पैसा सबको, फार्मर को भी अच्छा पैसा मिलता है, होलसेलर को भी अच्छा पैसा मिलता है और सभी इसमें प्रॉफिट में रहते हैं। सेकेंड जो कंडीशन होती है कि लो प्रोडक्शन हो गया है और डिमांड ज़्यादा है। ऐसे टाइम में क्या होता है, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और प्रोडक्शन किसी क्लाइमेट कंडीशन के कारण या प्रोडक्शन वगैरह कम हुआ है और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर, तो उसकी प्राइस अपने आप बढ़ जाती है। थर्ड फैक्टर होता है, अब प्रोडक्शन हाई हो गया, पैदावार बहुत ज़्यादा है लेकिन डिमांड है ही नहीं मार्केट के अंदर। ऐसे टाइम पे प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसान को होता है। वहीं पर स्टॉक मार्केट के अंदर जो प्राइस डिपेंड करती है शेयरों की, वो करती है कि कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है, कंपनी अपने कस्टमर को सर्विस कैसे दे रही है, सर्विसेज जो दे रही है वो कस्टमर को अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, आने वाले साल में कंपनी की ग्रोथ कैसे होने वाली है, उसमें पब्लिक का इंटरेस्ट कैसा है, उस कंपनी की वास्तव में ज़रूरत है भी या नहीं। इन सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है किसी भी स्टॉक मार्केट की कंपनी का प्राइस। तो अब बात करते हैं हाउ दे मेक मनी। तो जो यहाँ पर तो ये लोग पैसे कैसे कमाते हैं, चाहे वो सब्जी मंडी वाले हो या स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री वाले हो, ये पैसे कैसे कमाते हैं, इस बारे में बात करते हैं। अभी अपन रिटेलर या आम पब्लिक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में अपन लास्ट में बात करेंगे। अभी अपन से स्टॉक मार्केट में कंपनीज पैसे कैसे कमाती हैं और सब्जी मंडी वाले फार्मर्स, होलसेलर, रिटेलर्स ये पैसे कैसे कमाते हैं, इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फार्मर होता है, वो अपनी फसल करता है, काटता है, वो जो भी प्रोडक्शन होता है वो मंडी लेकर जाता है। क्योंकि अब तक रूल्स थे कि फार्मर जो है वो डायरेक्ट अपना माल व्यापारियों को सेल नहीं कर सकता है। MSP के आने के बाद वो डायरेक्ट बिजनेसमैन को सेलिंग कर सकता है। जो फार्मर होता था वो अपना सारा माल लेकर जाता था मंडी में, मंडी में और भी कई सारे फार्मर आते थे अपना माल लेकर। वहीं मंडी वाले डिसाइड करते थे कि उनका प्रोडक्शन अच्छा खासा हुआ, डिमांड भी है, तो फिर उस हिसाब से उसको प्राइस देते थे, जिसमें फार्मर वगैरह को भी अच्छी प्राइस मिल जाती थी। मंडी वाले अपना प्राइस डिसाइड करते हैं, तो वहीं मंडी वाले अपना कमीशन लेके होलसेलर को सेल करते थे, होलसेलर आगे रिटेलर को सेल करता था और रिटेलर अपना कमीशन लेके लास्ट में पब्लिक को सेल करता है। तो सब जगह अपना अपना पैसा ये लोग कमीशन के थ्रू कमा लेते हैं। फार्मर से मंडी वाले कमाते, मंडी से होलसेलर वाले कमाते, होलसेलर रिटेलर और रिटेलर लास्ट में पब्लिक को देती है। ठीक है, वैसे स्टॉक मार्केट में कंपनी पैसे कैसे कमाती हैं, यहाँ पर कंपनीज
कि जो फार्मर होते हैं वो होते हैं सीईओ, फाउंडर वगैरह, प्रमोटर वगैरह, इन्वेस्टर वगैरह, ये सब कंपनीज़ के फार्मर होते हैं जो इनिशियल इन्वेस्टर्स कहलाते हैं। एक इनकम जो होती है वो काम करके कमाई जाती है, जो सर्विसेज देते हैं रियल वर्ल्ड के अंदर, अपना काम करके अपनी सर्विस देते हैं, उससे इनकम आती है, उसमें प्रॉफिट में रहते हैं, घाटे में रहते हैं, वो अलग चीज़ है। यहाँ वो इनकम अलग कहलाती है जो ये काम करते हैं, सर्विसेज देते हैं। और यहाँ पर स्टॉक मार्केट में ये कैसे कमाते हैं उसकी बात करें। स्टॉक मार्केट में दो तरीके से कमाते हैं भाई। बेसिकली ये इन्वेस्टर होते हैं, कभी ट्रेडिंग वेडिंग नहीं करते हैं, ये इन्वेस्टर होते हैं। ये दो सबसे पहला तो इनकम ये जनरेट करते हैं आईपीओ के थ्रू। आईपीओ की थ्रू फर्स्ट इनकम होती है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इंडिया में अंदर अगर स्टॉक मार्केट के अंदर रजिस्ट्रेशन होना है किसी भी कंपनी को, प्राइवेट लिमिटेड को, उसको सेबी के थ्रू रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। और वो सेबी रजिस्ट्रेशन देती है सबसे पहले इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, क्योंकि अब तक इनमें इन्वेस्टर का ही पैसा, पब्लिक नहीं होती है। तो ये आईपीओ लेके आते हैं अपना मार्केट, स्टॉक मार्केट के अंदर, जिसके अंदर ये पब्लिक से कहते हैं आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो और हमारी कंपनी के पार्टनर बनो। आईपीओ में क्या होता है, बेसिकली ये अपनी कुछ जो इन्वेस्टर, इनिशियल इन्वेस्टर होते हैं, सीईओ, फाउंडर वगैरह, ये अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचते हैं और वो पब्लिक को देते करते हैं कि आप आओ हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो और हम आपको अच्छा खासा, आप हमारी कंपनी के पार्टनर बने। तो जितने भी आईपीओ होते हैं सेबी के रजिस्ट्रेशन करने के थ्रू आते हैं या सेटिंग से लाते हैं, पता नहीं कैसे लाते हैं, लेकिन मैक्सिमम आईपीओ होते हैं वो बेस वैल्यू या बेस प्राइस पे नहीं आते हैं। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हाई प्राइस पे आते हैं। अगर कंपनी की वैल्यूएशन जितनी होती है, किस कंपनी की वैल्यूएशन के हिसाब से अगर किसी स्टॉक का प्राइस 25 रुपये, तो उसका आईपीओ आता है 107 रुपये, 100 रुपये, ऐसा आता है। ये जोमेटो के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। जोमेटो का जो आईपीओ आया था उसकी बेस वैल्यू प्राइस थी पर शेयर की 25 रुपीज़ के आसपास थी, और उसका जो आईपीओ आया था वो 100 रुपये के आसपास आया था। और उसको इतना ज़्यादा प्रमोट किया जाता है अखबारों में, टीवीओ में, हर जगह से कि है ही इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, पब्लिक को ही चिपकाना है माल। तो पब्लिक को इतना ज़्यादा प्रमोट किया जाता है कि पब्लिक जैसे ही आती है तुरंत उसमें हाई वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट करती है। और जो भी कंपनी हाई वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट की जाती है उसको अपने बेस वैल्यू पे आना ही होता है। और जब वो बेस वैल्यू पे आती है, यहाँ पर हाई वैल्यूएशन पर वो जितने भी सीईओ, इनिशियल फार्मर होते हैं, कंपनी सीईओ, फाउंडर वगैरह, वो निकल जाते हैं और वो जितनी भी होल्डिंग है पब्लिक को चिपका देते हैं। फिर पब्लिक, अगर वास्तव में जो प्राइस डिपेंड करता है किसी भी कंपनी का, वो रियल काम पे डिपेंड करता है, रियल में कंपनी कैसा काम कर रही है। रियल में कंपनी अगर घाटे की है और उसका वैल्यूएशन हाई वैल्यूएशन पे आपने ले लिया है, तो जो वो उसको आपको बेस वैल्यू पे आना ही होगा। और बेस वैल्यू पे जब आएगा, इतनी देर तक कोई भी पब्लिक वेट नहीं करती, तब तक वो निकल चुकी होती धीरे धीरे। आपको, मेरे को 50,000 रुपये लॉस होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक एक व्यक्ति का लाखों का 50,000 रुपये इनके पास जाता है, सीईओ, फाउंडर्स वगैरह के पास, जो प्रमोटर इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास जाता है। तो इनको लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो आम पब्लिक होती है, रिटेलर, वो धीरे धीरे निकलते जाते हैं। जैसे निकलते, जब कंपनी की बेस वैल्यू पर फिर से वो शेयर की प्राइस आती है, वहीं पर यही इन्वेस्टर, प्रमोटर वगैरह फिर से उसको बाय कर लेते हैं और वहाँ पर पब्लिक निकल चुकी होती है, फिर वापस से वो स्टॉक चलता है। ये कहानी आईपीओ की है। और आईपीओ इस तरीके से, पहली इनकम आईपीओ में 4 गुना, 3 गुना अपना पैसा बना के निकलते हैं। फिर जब वो वापस से बेस प्राइस पे, ओरिजिनल जैसा कंपनी काम कर रही होती है उस प्राइस पर जब वापस गिरता है, तब फिर से ये लोग इन्वेस्ट करते हैं और फिर से सेकेंड टाइम पर इक्वल वैल्यूएशन पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर से इसको लॉन्ग टर्म में लेके जाते हैं। सेकंड तरीका जो इनकम इनकी जनरेट होती है, पहले आईपीओ में होती है, सेकंड फिर से बेस प्राइस पे जब वो आता है फिर से इन्वेस्ट किया जाता है। और कभी कभार कंपनी अगर अच्छा काम कर रही है, उनके आने वाले टाइम में अलग अच्छे प्रोजेक्ट आने वाले हैं, उनको पता है कंपनी वालों को कि हम आने वाले टाइम में ऐसे अच्छे प्रोजेक्ट्स लाने वाले हैं, तो इतनी हमारी पब्लिक होल्डिंग है, तो उस पब्लिक होल्डिंग को निकालने के लिए वो फिर से इन्वेस्ट करते हैं, रीबाय का ऑप्शन देते हैं। अगर कोई 25 रुपये का, तो 30 रुपये, 40 रुपये, 10-20 रुपये का, ये डबल भी कभी कभार हाई प्राइस पर पब्लिक को कहते हैं आप अपने शेयर्स बेच सकते हो, कंपनी रीबाय कर रही है, तो उस वक्त भी कुछ जो लोग चाहें वो बेच सकते हैं, वहाँ पर भी इन्वेस्ट करते हैं। और इस तरीके से आईपीओ में और ये बेस वैल्यूएशन पर इन्वेस्टमेंट करके कंपनी, स्टॉक मार्केट वगैरह पैसे कमा लेते हैं। अब बात करते हैं मैनिपुलेशन कैसे किया जाता है, गलत तरीके से प्राइस कैसे अफेक्ट की जाती है, उस बारे में बात करते हैं, स्टॉक मार्केट में भी और सब्जी मार्केट में। फार्मर के केस में क्या होता है, सब्जी मंडी वाले केसों में जब डिमांड बहुत ज़्यादा कम होती है मार्केट के अंदर, तो जो होलसेलर, फार्मर से तो सस्ता माल ले लेते हैं, लेकिन होलसेलर वाले इसको स्टॉक करके रखते हैं। और जैसे डिमांड मार्केट में हाई होती है, तब वो धीरे धीरे इसको रिलीज़ करते हैं, जिससे उनको अच्छा खासा पैसा मिल सके। सस्ता माल लेते हैं, फिर डिमांड हाई होती है, तब हाई प्राइस पे सेल करते हैं। तो यहाँ पर ये जो काम
सब्जी और फ्रूट्स में नहीं किया जाता क्योंकि उसका सड़ने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो ये सिर्फ मैक्सिमम पल्सेस वगैरह, वीट वगैरह, गेहूँ वगैरह उसमें किया जाता है। वहीं पर अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि जितनी भी हाई वैल्यूएशन कंपनीज होती हैं, यानी उसकी बेस वैल्यू एक होती है, बेस वैल्यू आप जितना काम कर रहे हो उसके हिसाब से आपकी प्राइस है, ठीक है, बेस वैल्यू आपकी बराबर है। लेकिन एक होता है कंपनी काम इतना कर रही है और उसके शेयर की स्टॉक की प्राइस बहुत हाई है, हाई वैल्यूएशन कंपनी, वहाँ पर हमेशा एफआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डीआईआईस होते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये सब सेलिंग ही करते हैं। जितनी भी हाई वैल्यूएशन कंपनी होंगी वो सब, उसमें हमेशा मैक्सिमम पब्लिक रहती है। अच्छा शेयर चल रहा है, अच्छा स्टॉक चल रहा है, उसमें मैक्सिमम पब्लिक होता है, वहाँ पर एफआईडीआई वगैरह सेल करते हैं। जितनी भी हाई वैल्यूएशन कंपनी है उनको अपने बेस वैल्यू पे एक ना एक दिन आना ही होगा, चाहे वो कितनी भी नामी कंपनी हो। जो हाई वैल्यूएशन में रहता है वो तब एफआईडीआई वगैरह सेल करते हैं, मैक्सिमम पब्लिक रहती है, उसमें बाइंग में रहती है, अच्छी कंपनी चल रही है करके, लेकिन उसमें सेलिंग होती है। और जब वो कंपनी बेस वैल्यू पे आती है तब मैक्सिमम पब्लिक उसके अंदर एंट्री नहीं लेती है। अगर एंट्री बेस वैल्यू पे हम रिटेलर या तो हाई वैल्यूएशन कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे या फिर पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन जितनी भी हाई वैल्यूएशन कंपनी होती है उसके अंदर एफआईडीआई वगैरह सेलिंग करते हैं और सेलिंग करके उसको अपनी एक्चुअल प्राइस पर, एक्चुअल वैल्यूएशन पर लेके आते हैं। उसी में सबसे ज़्यादा पब्लिक का लॉस होता है। वहीं लो वैल्यूएशन कंपनी होती हैं जिनकी बेस वैल्यू अच्छी खासी है लेकिन लो वैल्यूएशन में, लेकिन उसके अंदर एफआईडीआई वगैरह मैक्सिमम बाइंग करते हैं। और पेनी स्टॉक्स जिसको आप बोलते हो पेनी स्टॉक्स, तो पेनी स्टॉक्स कभी ना कभी पर हाई वैल्यूएशन कंपनी रहेंगे। अगर आप हिस्ट्री देखो किसी भी पेनी स्टॉक की देखो, वो कभी ना कभी हाई वैल्यूएशन कंपनी रही। यस बैंक हो गया, रिलायंस कम्युनिकेशन वगैरह, ये सब कभी किसी टाइम पे हाई वैल्यूएशन कंपनी थी जिसके अंदर मैक्सिमम पब्लिक बाइंग कर रही थी। उसको एफआई सेलिंग कर 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 करके एक्चुअल प्राइस पे लेके आ गए। जो कंपनी जैसा काम कर रही है उसका प्राइस उतना ही रहता है हमेशा। और अगर कोई लो वैल्यूएशन कंपनी है, बेस वैल्यू उसकी अच्छी खासी है लेकिन लो वैल्यूएशन, वहाँ पर हमेशा एफआईडीआई वगैरह बाय करते हैं और पब्लिक को निकालने के लिए उस स्टॉक को लंबे टाइम तक होल्डिंग पीरियड में रखते हैं। बाइंग किसी रेंज में ही रखा जाता है। लो वैल्यूएशन कंपनी के अंदर एफआईडीआई वगैरह बाइंग करके इसको एक्चुअल प्राइस पर लेके आते हैं, फिर उसको हाई वैल्यूएशन कंपनी बनाते हैं। लेकिन उसका जो एक्चुअल प्राइस जो चलता है वो चलता है उसका रियल में काम कैसा है, रियल में सर्विस कैसे दे रही है, रियल में पब्लिक का रिस्पॉन्स कैसा है, उसकी आने वाले टाइम में ग्रोथ कैसी, इन सारी चीज़ों पे उसका एक्चुअल प्राइस डिपेंड करता है किसी भी शेयर का। ओके, अब से स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं कि व्हाट कैन वी डू इन स्टॉक मार्केट एज ए रिटेलर और आम पब्लिक। हम कैसे स्टॉक मार्केट क्या कर सकते हैं और कैसे अपनी इनकम मनी स्टॉक मार्केट के थ्रू पैसे कमा सकते हैं। तो बेसिकली 4 तरीके होते हैं स्टॉक मार्केट पैसे कमाने के। पहला इन्वेस्टमेंट, दूसरा ट्रेडिंग, थर्ड म्यूचुअल फंड एंड फोर्थ ब्रोकरेज। जो पहला होता है इन्वेस्टमेंट में आप अपने हिसाब से, अपने खुद के सेल्फ एनालिसिस के हिसाब से, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से, कई सारे ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिसके थ्रू आप किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करते हुए अपने हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बनाते हुए आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अपना पैसा अपने खुद के एनालिसिस के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो, उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमम 2 तरह के इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर आप अपना खुद का पैसा अपने एनालिसिस के अनुसार इन्वेस्ट करते हो और उसको लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए लेके जाते हो, जिसके अंदर आप पैसा कमा सकते हो। सेकंड ऑप्शन होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में भी आप अपने टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ट्रेडिंग कर सकते हो। ट्रेडिंग 2 प्रकार की होती है, कैश में ट्रेडिंग, जितना आपके पास पैसा है उतना पूरा पैसा दे के आप ट्रेडिंग करो। दूसरा होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग अलग चीज़ होती है। इन सब पे अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। इन्वेस्टमेंट पे मैंने एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है, वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप वीडियो आप जाके देख सकते हो। इन्वेस्टमेंट आपको कब करना चाहिए, कौन सा सही टाइम इन्वेस्टमेंट करने के लिए, पर मंथ भी आप कैसे शॉर्ट टर्म में कैसे कर सकते हो, लॉन्ग टर्म में कैसे इन्वेस्ट कर, वो वीडियो मैंने बना चुका हूँ पहले ही, वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। सेकेंड ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप शॉर्ट, अलग अलग प्रकार की ट्रेडिंग होती हैं। स्विंग ट्रेडिंग होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, पोजिशनल ट्रेडिंग होती है, जिसके अंदर आप किसी भी स्टॉक को कुछ समय के लिए एनालिसिस करते हो। कब 5 मिनट से लेकर 5 मिनट का भी एनालिसिस कर सकते हो ट्रेडिंग के अंदर, और घंटों का, दिनों का भी एनालिसिस कर सकते हो, जिसको पोजिशनल ट्रेडिंग कहते हैं। 5 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, घंटे की ट्रेडिंग को इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं, जिसके अंदर आप यहाँ पे बाय करते हो। आपका एनालिसिस सही है, आपने टेक्निकल एनालिसिस किया है और उसमें आपकी प्राइस अगर अचीव होती है तो आप उसमें पैसे कमा सकते हो। तो इसमें भी कई सारे फैक्टर काम करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, इमोशनल बिहेवियर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इन सब पे अलग अलग वीडियो बनाई जाएगी। ट्रेडिंग पर अलग बनाई जाएगी, म्यूचुअल फंड पे अलग बनाई जाएगी, ब्रोकरेज, इन्वेस्टमेंट, सब पे अलग अलग वीडियो बनाई जाएगी।
जो थर्ड जो तरीका होता है वो म्यूचुअल फंड होता है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप अपना पैसा हाईली एजुकेटेड फंड मैनेजर्स को देते हो, जिनको बहुत इन्वेस्टमेंट की बहुत शानदार नॉलेज होती है। वो अपने हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंट, कई सारी चीज़ों से आपका पैसे को इस तरीके से हर अलग अलग पोर्टफोलियो में अलग अलग स्टॉक्स में लगाते हैं कि आपको साल भर का मिनिमम, आपके जितना इन्वेस्ट करते हो आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर, उसका 12% मिनिमम वो आपको देते ही हैं। कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड्स जैसे मोतीलाल ओसवाल, ICICI प्रूडेंशियल वाले, वो आपको 20 से 26% भी सालाना रिटर्न देते हैं और लंबे टाइम से देते आ रहे हैं। तो ये होता है म्यूचुअल फंड, जिसके अंदर आपको हर मंथ में आप जितना भी मिनिमम अमाउंट भी इन्वेस्ट करना चाहते हो, 100-200 रुपये भी की भी SIP आप कर सकते हो और उस हिसाब से आपका अपना इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड किया जा सकता है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट खुद के नॉलेज नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट खुद टाइम देना नहीं चाहते, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड और SIP आर बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। फोर्थ जो तरीका है वो ब्रोकरेज इनकम। इसका ट्रेडिंग से रिलेटेड, इन्वेस्ट से रिलेटेड कोई लेना देना नहीं है। ब्रोकरेज इनकम वो होती है जो, जैसे कि बैंक अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट में आप अपने पैसे सेविंग करते हो, डेबिट करते हो, वो सब करते हो। ठीक वैसे ही शेयर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, शेयर का आदान प्रदान करने के लिए आपका डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डीमैट अकाउंट के अंदर भी आप अगर किसी और के अकाउंट्स खुलवाते हो, वो डीमैट अकाउंट आपके अंदर ब्रोकर आपकी खुद के रेफरल के नीचे खुलते हैं, तो वो जो इनकम ट्रेडिंग करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, उसका हर ऑर्डर का एक प्राइस उसको देना, ब्रोकरेज के रूप में देना पड़ता है। 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, सबका अपना अलग अलग ब्रोकरेज रेट होता है। तो ब्रोकरेज रेट होती है, वो जो ब्रोकरेज जो रेट देती है उसके अंदर से आपको कुछ परसेंटेज, अगर आपके रेफरल के नीचे कोई अकाउंट खुले हैं तो वो जितनी भी ट्रेडिंग करते हैं, जितनी ब्रोकरेज इनकम देते हैं, उसका कुछ परसेंटेज आपको मिलता है। 12% के आसपास, जितना भी, अगर 20 रुपये देता है तो उसका 12% आपको मिलता है। उसमें भी डिपेंड करता है, अगर आपके 50+, सबका अपना अपना अलग है। जैसे जेरोदा का अगर आपके 50+ कस्ट रेफरल आपके अंडर में अकाउंट, डीमैट अकाउंट खुल चुके हैं, तो आपको 50% इनकम ब्रोकरेज के रूप में मिलती है। अगर वो ब्रोकर और डीमैट अकाउंट आपके अंडर में खुला है और आपके अंडर में ट्रेडिंग वगैरह, इन्वेस्टमेंट वगैरह अगर कुछ भी करते हैं उनके अकाउंट में, उसकी डायरेक्ट ब्रोकरेज इनकम आपके खाते में, डीमैट अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांजैक्शन होती है। तो ये 4 तरह की इनकम, मेन इनकम होती है। तो इन सब पे, इन्वेस्टमेंट पे मैंने अच्छी वीडियो बनाई है, वो आप जाके ज़रूर देख सकते हो। और ट्रेडिंग वगैरह की वीडियो मैं और बनाऊंगा, ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड्स, ऑप्शन चेन वगैरह, बहुत सारे अच्छे वीडियो बनाऊंगा। और जो डीमैट अकाउंट, मैक्सिमम डीमैट अकाउंट भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी डीमैट अकाउंट आप यूज़ में ले सकते हो। मैक्सिमम जो फेमस हैं अभी, जेरोदा, अप स्टॉक्स वगैरह, ये सब बहुत ज़्यादा अच्छे डीमैट अकाउंट्स हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए आप कोई भी ब्रोकर यूज़ में ले सकते हो, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अच्छे ब्रोकर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिनका ब्रोकरेज रेट भी कम हो, ब्रोकर रेट भी कम हो, और वो आपको आउट ऑफ द मनी के भी ऑप्शन, अगर सेलिंग करते हो तो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सेलिंग करने के लिए आपको जेरोदा के अंदर ऑप्शन नहीं मिलेगा। जेरोदा में आप एट द मनी या इन द मनी ऑप्शन में ही ट्रेडिंग कर सकते हो। उसके लिए आपको 5 जैसे ब्रोकर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके अंदर आप आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन वगैरह भी सेल कर सकते हो। इन सब पे भी आगे वीडियो आएंगी, तो वीडियो को अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना। आपके जो भी कमेंट हो, अच्छे बुरे, उसको आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। Thank you so much for watching this video to the end. Meet you in the next video.